शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके में जाने के बाद किसी से भी मुलाकात नहीं करती और सबसे पहले पहुंच जाती है अपने प्रेमी के घर पर। लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही उसकी प्रेमी का घर था। प्रेमी के घर जाती है, उससे मुलाकात करती है, उसे अपने बाहों में भरती है और बाहों में भरने के बाद प्रेमी और प्रेमिका दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद उसने बहुत सारे पैसे अपने प्रेमी के गोद में डाल दिए और उससे कहा कि ये सारे के सारे पैसे उसको मुंह दिखाई में मिले थे, ये तुम्हारे पैसे रहे। इसके बाद वो कहती है कि आगे की जो भी तुम्हारी प्लानिंग है वो तुम कर सकते हो। यानी कि वो अपने ही पति का कत्ल कराना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से। उसके बाद फिर कत्ल भी हो जाता है। फिर अखबारों में खबर छपती है, टीवी पे खबर आती है। उसके बाद फिर हर जगह हंगामा खड़ा हो जाता है कि शादी को तो अभी 15 दिन का ही समय बीता था और ये आखिरकार दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही पति का कत्ल ये कैसे करवा सकती है और क्यों करवा सकती है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल कराया था, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी, उसी तरह ही इस दुल्हन की भी चर्चा शुरू हो जाती है कि किस तरह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का ही कत्ल कर दिया, जबकि उसके हाथों की जो मेहंदी का रंग था वो अभी तक फीका ही था, उतरा भी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक थाना लगता है बेला। बेला के पास एक ढाबा है और ढाबे के पास एक हाइड्रा मशीन खड़ी होती है। इस बीच में एक बाइक पर दो लड़के आते हैं। फिर आकर वो हाइड्रा मशीन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और इंतजार कर रहे थे कि इस हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो उससे अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात कह सकता है। इसी बीच में जो ड्राइवर होता है वो आता है और कहता है कि भैया क्या परेशानी है, यहाँ पर क्यों आए हो। वो दोनों बाइक सवार वाले कहते हैं कि भैया यहाँ पास ही में कुछ ही दूरी पर एक नहर है और नहर में हमारी कार गिर गई है, क्या आप हमारी कार को निकलवाने में मदद करेंगे। तो हाइड्रा वाला कहता है कि हमारा तो यही काम है, क्यों नहीं मदद करेंगे। फिर वो बाइक सवार वाले थे, वो बोला भैया एक काम करो, पास में ही तो है, पहले चलकर लोकेशन देख लो कि क्या तुम्हारी ये हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल भी पाएगी या नहीं, पहले देख लो और फिर पैसे का भी बता देना। जब ये बात ड्राइवर ने सुनी तो कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ और जाकर देख लेता हूँ। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। एक जगह लगती है पलिया और पलिया के पास पटना नहर है और पटना नहर में ही ये कार थी, वो गिरी हुई बताई जाती है। लेकिन ये थाना पहले था बेला, अब थाना बदल जाता है, ये इलाका लग जाता है सहार थाना क्षेत्र का। फिर वो ड्राइवर आगे आगे चल रहा होता है और दोनों बाइक सवार वाले पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ये गेहूं के खेत से होकर जा ही रहे थे कि अचानक से एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है वो गोली उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले उस ड्राइवर के कनपट्टी पर आकर लग जाती है। वो गिर जाता है। गोली लगते ही वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख को सुनने के बाद वो दोनों जो बाइक सवार वाले थे, गोली चलाने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है कि जिसको मारने के लिए वो आए थे वो मरा भी है या जिंदा है। फिर वो लड़का तड़प रहा था, जिंदगी जीने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। यही पास से ही कुछ राहगीर गुजर रहे थे। राहगीर ने कराहट की आवाज़ सुनी तो वहां मौके पर पहुंचते हैं। फिर उन राहगीरों ने बहुत जोर जोर से चीखकर चिल्लाकर जो आसपास के गांव के लोग थे उन्हें भी मौके पर बुलाते हैं। फिर तुरंत तत्काल प्रभाव से ये सूचना पुलिस को दे दी जाती है और सहार थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आ जाती है। खून से लथपथ उस लड़के को, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी, उसे उठाते हैं। उसे उठाने के बाद विधुना एक CHC है, वहां पर इसे भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराकर पुलिस हटी ही थी कि उस लड़के के फोन पर एक फोन आता है। पुलिस फोन उठाती है, उधर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहा है। इधर से बताया जाता है कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूं, आप कौन बोल रहे हो। वो सामने वाला पुलिस वाले की बात सुनने के बाद एकदम घबरा जाता है। उसने कहा कि मैं उस लड़के का बड़ा भाई बात कर रहा हूं, नाम मेरा संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मौनपुरी भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला दीपा, मैं वहां का रहने वाला बोल रहा हूं। आप बताइए कि मेरे भाई का फोन आपके पास कैसे पहुंचा। वे कहते हैं कि आपका भाई गंभीर रूप से घायल हो चुका है, उसकी बहुत हालत ज़्यादा खराब है, फिलहाल CHC विधुना में वो भर्ती है, आप जल्दी से आ जाइए। परिवार वाले को जैसे ही सूचना मिलती है उसके बाद दौड़कर आते हैं। वो आकर पुलिस वालों के सामने रोते हुए बताते हैं कि एक जगह है शाहनगर,
वहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा था। वहाँ का एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसके भाई को मिला था। 19 मार्च 2025 को ये उस प्रोजेक्ट को करने के लिए निकला था और जैसे ही मैंने दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास इससे बातचीत की तो इसने कहा कि मैं ढाबे पर रुका हूँ, कुछ खाना वाना खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 बाइक पर लड़के आए हैं। वे कह रहे हैं कि उनकी कार खाई में गिर गई है, उसे ही निकालने में जा रहा हूँ। जैसे ही कार खाई में मैं निकाल लूँगा उसके बाद सीधा मैं घर आ जाऊँगा। लेकिन तभी कुछ देर में ये सारी खबरें सुनने को हमें मिल जाती है। CHC बिधुना वाले जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र किया जाता है। यहाँ से सीधा CFI लेके जाते हैं। CFI वाले कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, फिर यहाँ से ग्वालियर लेके जाते हैं। ग्वालियर वाले भी कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको आगरा फिर रेफ़र कर दिया जाता है। आगरा में भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसे आप लोग यहाँ से लेके जाइए। फिर इसे चीचो मेडिकल कॉलेज जो होता है उस मेडिकल कॉलेज में इसको भर्ती कराया जाता है। एक तरफ इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार 1-2 दिन का समय बीत जाता है। लगभग 3 दिन उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी और 3 दिन बाद वो हार जाता है, मर जाता है। 21 मार्च 2025 को उस लड़के की मौत हो जाती है। नाम उसका दिलीप होता है। अब जब दिलीप की मौत होती है तो उसके बाद फिर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि किसी ने बहुत नज़दीक से सटाकर गोली मारी थी। अब यहाँ पे सवाल होता है कि उन लड़कों ने गोली क्यों मारी और वे कौन थे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है। फिर 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी CCTV कैमरा थे उन CCTV कैमरे को बड़ी बारीकी से खंगाला जाता है। तब पता चलता है कि बाइक पर सवार होकर जो 2 लड़के आए थे उन लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी होता है, जिस पर लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे होते हैं और वो शूटर होता है जो अभी अभी जेल से छूट कर ही आया था। आखिरकार पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा कि तुम बाइक पर क्या करने आए थे, तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर गए थे और उसे तुमने मारी क्यों, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो रामजी नगर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में ही सब कुछ बकने लगते हैं, कहने लगते हैं और कहते हैं कि एक लड़का मेरे पास आया था। फिर पुलिस उस लड़के के पास जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब था गोली चलवाने में, क्यों मरवाना चाहते थे उस लड़के को। वो कहता है कि साहब उस लड़के का कोई कसूर नहीं था, एक लड़का है जो उसका खास दोस्त है, उसका नाम है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सिहरपुर का रहने वाला है। थाना उसका पहाड़पुर लगता है, जिला उसका औरैया लगता है। पुलिस वाले अब इस लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में ही वो तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसी के गांव की ही एक लड़की है प्रगति यादव, जो कि उसके घर से लगभग 500 मीटर की ही दूरी पर रहती है। उस लड़की का नाम जैसे ही सामने आता है, ये बात जब लड़के के घर वाले को पता चलती है तो वाकई कई लोग तो बेहोश होकर ही गिर जाते हैं। बेहोश होकर गिरने वाली बात भी थी क्योंकि 15 दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई थी, वो दुल्हन बनी थी। दरअसल प्रगति यादव जो लड़की है जिसका गांव सियापुरा लगता है, जिला उसका औरैया लगता है, इसी की बड़ी बहन है, नाम उसका पारुल है और पारुल की शादी होती है संदीप यादव से। संदीप यादव के ही छोटे भाई दिलीप यादव था जिसका कनपट्टी पे गोली लगकर मौत हो गई थी। 5 मार्च 2025 को बारात आती है और बारात में उसे दुल्हन बनकर अपने साथ ले जाता है। 6 तारीख को वह सीधा अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सब होता है। फिर दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, गीत गाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। सब के सब बहुत खुश थे। ये परिवार जो था वो करोड़पति फैमिली था। बताया जाता है कि इनके घर में हाइड्रा और क्रेन जो मशीन होती है 20 से ज़्यादा, लगभग 22 से 23 के आसपास थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। इधर कोई ये नहीं जानता था कि ये जो प्रगति यादव है इसका पिछले 4 साल से एक लड़के से जिसका नाम अनुराग यादव है उसी से इसका अफेयर चल रहा है और उससे ही ये शादी भी करना चाहती थी। इसलिए एक बार उसने अपने हाथों के नसों को काट भी लिया था, लेकिन घर वाले फिर भी इसकी शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि जो लड़का था वो ड्राइवर था, इसलिए घर वाले इस रिश्ते को नामंजूरी दे दिए थे।
घर वालों ने जोर जबरदस्ती की और उस लड़की की शादी दिलीप यादव से करा देते हैं। तो वो तैयार हो जाती है। अब जब तैयार हो जाती है तो ये बात पता चलती है अनुराग यादव को, जो कि उसका प्रेमी होता है। अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारे बिना मर नहीं पाऊंगी, अब तुम ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो। फिर वो कहती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लान है जिससे तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो कहती है कि शादी मैं अपने बहन पारुल के देवर से कर लेती हूँ और उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे हम लोग मिलके। मैं विधवा हो जाऊंगी, घर वाले को कोई लड़का नहीं मिलेगा तो वो आसानी से तैयार नहीं होगा और वो तैयार हो जाएगा तो मैं तैयार नहीं होंगी। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मेरा प्रेमी यानी कि तुम। मैं तुमसे शादी कर लूँगी, बस तुम्हें उसका कत्ल करना है। उसके पास जो बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी वो हमारी हो जाएगी। इस तरीके का जब वो सपना अपने प्रेमी को दिखाती है तो प्रेमी कहता है कि ये तो बहुत शानदार प्लान है, इसको करके देखते हैं। आखिरकार शादी तय हो जाती है। फिर शादी भी हो जाती है। लड़की ससुराल आती है। लड़की को मुंह दिखाई में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ज्वेलरी मिलते हैं, गहने मिलते हैं। 10 मार्च 2025 को ये शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। फिर वहां से सीधा अपने प्रेमी के पास जाती है और इसे जितने भी कुछ मुंह दिखाई में मिलते हैं वो सब लाकर अपने प्रेमी को दे देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सकता है अपना काम करो। फिर वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद जो प्रेमी होता है अनुराग यादव, वो सीधा पहुंच जाता है अपने एक दोस्त के पास। दोस्त से कहता है कि मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि शूटर हो और पैसे लेकर किसी की हत्या कर सके। इसके लिए नाम सामने आता है रामजी नागर का। रामजी नागर जो कि अभी जेल से ही छूटा था और उस पर लगभग 10 के आसपास मुकदमे भी होते हैं। फिर ये जो प्रेमी होता है दिलीप यादव की सुपारी दे देता है इस शूटर को। 19 मार्च को इसे प्रोजेक्ट मिलता है कन्नौज का और ये लड़की फ़ोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। वो बताते हैं कि मैं अभी कन्नौज से ही निकला हूँ, वापस आ रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या। वो कहती है नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था। जैसे ही दिलीप ने उस ढाबे का लोकेशन अपनी पत्नी प्रगति को देता है, लोकेशन लेने के बाद प्रगति अपने प्रेमी को भेज देती है और प्रेमी दे देता है उस शूटर को। शूटर अपने बाइक लेकर तुरंत जाता है और इस हिसाब से वो वहां पर जाकर वो सारी प्लानिंग करके कत्ल कर देता है। हत्या तो वो कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि कोई अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो बच नहीं सकता। जब पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच करने पे आ जाती है तो जमीन से भी मुर्दे से बुलवा लेती है। इस घटने को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुए थे। अभी उस लड़के की जो मौत होती है वो 21 मार्च 2025 को होती है और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा कर देती है। जैसे घटनाक्रम का खुलासा होता है, ये कहानी भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल होनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद एक नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिए थे। उस पर बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अब किससे शादी करे किससे ना करे। ये पता नहीं घर आके क्या तांडव मचाएगी, इसलिए अब शादी ही नहीं करनी है, ऐसा लोग अब सोचने लगे हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और जो भी अपराधी होंगे, जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उनको डिटेन किया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि उन लड़कियों को जिनके दिमाग में खुरापाती वाले किस्से कहानी पल रहे होते हैं, उनको सजा मिल सके, उनको पता चल सके कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।